हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी एंड प्रॉब्लम का फर्स्ट चैप्टर जो है रियलिस्ट एंड नियो रियलिस्ट अप्रोच। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट व्हाट इज़ रियलिज़म। रियलिज़म होता क्या है? तो रियलिज़म को पॉलिटिकल रियलिज़म या रियल पॉलिटिक भी कहा जाता है एंड it continues to remains one of the dominant school of thought within the domain of international relation। तो इसे क्या dominant school of thought कहा गया है। देन ये कब इमर्ज हुआ है? ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ है। देन रियलिस्ट मेंटेन दैट द साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मस्ट स्टडी द वर्ल्ड एट इट वॉज। तो रियलिस्ट कहते हैं कि जो हमको वर्ल्ड को कैसे पढ़ना है जैसे वो था। देन द रियलिस्ट फॉर द इंटरवार स्कॉलर्स हुज मेजर प्री ऑक्यूपेशन वॉज विद अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ वार एंड फाइंडिंग अ लास्टिंग रेमेडी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो जो वॉर होते हैं, पहले हमको समझना है कि वॉर क्यों हो रहा है, उसका कॉज क्या है, फिर उसके बाद हमको उसकी रेमेडी फाइंड करनी है। War to the realist appears as a natural phenomena given the inherent craving for power in human nature। तो फिर ये रियलिस्ट कहते हैं कि ये जो वार होता है ये नेचुरल फिनोमिना होता है जो पावर के लिए ह्यूमन कहते हैं। While idealism emphasizes that international relations should be guided by morality। Then guys, इसके बाद आता है वन रियलिज़म और मैनी, कि एक ही रियलिज़म है या फिर ज़्यादा है। There is no consensus among theorists of international relation with regard to the taxonomy of realism। The question as to whether realism constitutes a single coherent theory or there are different strands within realism has proved increasingly contentious। Nevertheless, different classificatory schemes are often used to separate one strand of realism from another। तो बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट थियरी को यूज़ किया जाता है। जनरली स्पीकिंग द रियलिस्ट स्कूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो जो रियलिज्म है वो नेचुरली ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, जैसे कि पहले है क्लासिकल रियलिज्म एंड सेकेंड वन इज़ कंटेम्पररी और नियो रियलिज्म। तो वन बाय वन वी विल सी दिस टू टाइप ऑफ रियलिज्म। तो पहले पढ़ते हैं क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म होता क्या है? So, classical realism represent a whole world view of international politics, encompassing several generation of theorists ranging from। तो जो क्लासिकल रियलिज्म है वो रिप्रेजेंट करता है होल वर्ल्ड वाइड व्यू को। तो इसमें आते हैं हमारे जो थियरिस्ट है वो है थ्यूसिडाइड्स, मैकेवली एंड E.H. कार्ड टू हैंस जे मॉर्गेनथ्यू। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट है। The most famous high priest of post-war realism। The central argument of classical realism rests on the assumption that international politics is driven by an endless struggle for power। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो क्या है? जो एंडलेस स्ट्रगल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो क्यों होता है? पावर के लिए होता है, विच हैज़ इट्स रूट इन ह्यूमन नेचर। और वो उसका रूट कहाँ है? उसका रूट ह्यूमन नेचर में, मतलब ह्यूमन नेचर के अंदर, मतलब पावर के लिए लड़ना उनके अंदर, उनके नेचर में होता है। In this framework, justice-learned society have either no place or are circumscribed। Classical realism recognizes that principles are subordinated to policies, and the ultimate test of the state leader lies in accepting and adapting to changing political configuration in world politics। So, classical realism as a school of thought became fashionable more particularly during the interwar period। तो इंटरवार पीरियड में ये जो क्लासिकल रियलिज़म है ये मोर फैशनेबल बन गई थी। देन बिलीफ इन एन essentially pessimistic view of human nature। Some of the key figures in this tradition of realist school like Reinhold Niebuhr, Nicholas Pikeman, हैंस मॉर्गेनथ्यू एंड अदर बिलीव दैट द स्ट्रगल फॉर पावर इज़ इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर। तो ये जो भी हमारे थिंकर है
ये कहते हैं कि पावर इज़ इनहेरेंट, जो स्ट्रगल फॉर पावर इज़ इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के अंदर वो पावर के लिए स्ट्रगल करना होता है. देन classical realists are highly pessimistic with regard to the possibility of any qualitative transformation of world politics. तो ये क्या है, pessimistic view है. pessimistic होता है निगेटिव, जैसे कि optimistic होता है उसका अपोजिट होता है pessimistic. Then as a result they tend to rely much more upon conventional principle of diplomacy and mechanism. तो ज़्यादातर वो लोग कन्वेंशनल डिप्लोमेसी और मैकेनिज़्म के ऊपर कन्वेंशनल प्रिंसिपल फॉलो करने लगे, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर, इंटरनेशनल मोरालिटी एंड वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड इंटरनेशनल लॉ. बैलेंस ऑफ पावर, ये सारे प्रिंसिपल वो फॉलो करने लगी. सो गाइस, ये हो गया हमारा क्लासिकल रियलिज़म. अब हम देखेंगे कंटेम्पररी रियलिज़म और न्यू रियलिज़म. सो गाइस, इसमें जो है केनेथ वॉल्ट्ज, इनका काफ़ी नाम है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो कंटेम्पररी रियलिज़म को हम न्यू रियलिज़म या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज़म भी कह सकते हैं. सो रिसेंट स्ट्रैंड ऑफ रियलिज़म दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द 1980s अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केनेथ वॉल्ट्ज. While neorealists continues to acknowledge the central importance of power, they tend to explain events in terms of the structure of the international system rather than the goals and makeup of individual state. तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर नहीं काम करते, वो लोग करते हैं काम स्ट्रक्चर के ऊपर, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर कंटेम्पररी रियलिज़म में. सो the structure of the international system for the neo-realist is a major determinant of state behavior. तो स्टेट बिहेवियर का रोल आता है इसमें. देन अनलाइक द क्लासिकल रियलिस्ट हु ट्रेस द कॉसेस ऑफ वार टू द इनेट ह्यूमन नेचर, तो जैसे कि क्लासिकल रियलिस्ट ने कहा है कि जो वार का कॉज होता है वो इनेट का मीन्स होता है नेचुरल, इनबॉर्न, तो वो ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. द न्यू रियलिस्ट टेंड टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एनर्जिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. तो न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि ये जो वार होता है वो क्यों होता है, एनर्जिक जो स्ट्रक्चर होता है, एनर्जिक मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती है, वहाँ पे कोई हायर पावर प्रेजेंट नहीं होती है. दिस बेसिकली मीन्स दैट देयर इज़ नो ओवरआर्चिंग सेंट्रल अथॉरिटी टू इन्फोर्स रूल्स एंड नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी. तो मतलब वही मैंने आपको कहा कि वहाँ पे कोई एक सुपर पावर या फिर एक हायर पावर नहीं होती है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है जो रूल्स को इन्फोर्स करे या फिर कोई नॉर्म्स बनाए जो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट को किसी के भी. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ नॉट सो मच द इनेट ह्यूमन नेचर एज द एनर्जिकल सिस्टम. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो क्लासिकल रियलिज़म वो कहता है कि ये कहता है मतलब कि ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कंटेम्पररी रियलिज़म ये कहता है कि वो जो एनर्जिकल सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है. which nurtures fear, jealousy, suspicion and insecurity in the international system. जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे जो फीलिंग्स होती है ये जन्म लेती है. देन केनेथ वॉल्ट्ज की एक लैंडमार्क बुक है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है. देन Kenneth Walt's theory of structural realism is not the only version of neo-realism. तो जो Kenneth Waltz की जो थियरी है वो एक सिर्फ अकेला वर्जन नहीं है. सेकेंड ग्रुप ऑफ कंटेम्पररी रियलिस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग whom is जोसेफ ग्रीको. तो सेकेंड है जोसेफ ग्रीको, जिन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट किया वॉल्ट्स के आइडियाज़ और ट्रेडिशनल रियलिस्ट सच एज हैंस मॉर्गन थ्यू, रेमंड एरॉन, स्टेनले हॉफमैन एंड रॉबर्ट गिल्बिन. इन सब की आइडियाज़ को, इन सब के थिंकिंग को इंटीग्रेट किया और फिर उन्होंने एक न्यू आइडियोलॉजी लाई. ग्रीको रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ न्यू रियलिस्ट और मॉडर्न रियलिस्ट हु आर क्रिटिकल of neoliberal institutionalists who claim states are mainly interested on absolute gains. Okay,
देन देयर इज़ येट अनदर वर्जन, द थर्ड वर्जन ऑफ न्यू रियलिज़म। तो यहाँ पे थर्ड वर्जन भी है न्यू रियलिज़म का।